हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। तो जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया था पिछले क्लास में, तो हमने वेयर हाउस नंबर जो है वो उसको कॉन्फ़िगर किया था। तो आज हम देखेंगे जो इसका नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है, नेक्स्ट जो लेवल है स्टोरेज टाइप से हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको थोड़े से नंबर रेंज भी डिफाइन करना है। तो हम आज की क्लास में बेसिकली थोड़े से नंबर रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, वेयर हाउसिंग में क्या क्या नंबर रेंजेस आपको चाहिए वो हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज टाइप कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जाते हैं अपने एसएपी के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम जाते हैं एसपीआरओ, और एसपीआरओ से हम जाते हैं एसएमपी रेफरेंस आईएमजी, और यहाँ से आपको जाना है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हमको जाना है वेयरहाउस मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट से हमको जाना है मास्टर डेटा पे। मास्टर डेटा से हमने ये वाला पॉइंट जो है ये देखा था, डिफाइन कंट्रोल पैरामीटर्स फॉर वेयरहाउस नंबर। तो आज हम देखेंगे डिफाइन नंबर रेंजेस। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट पे नंबर रेंज असाइनमेंट है, तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वेयरहाउस नंबर है, सपोज हम पोजीशन में जाते हैं, W01 हमने लिया था, तो W01 पे जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी नंबर रेंज यहाँ पे असाइन नहीं है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नीचे हमारा नंबर मेंशन्ड है, हम वैसे ही यहाँ पे नंबर मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम दे देते हैं 01, और यहाँ पे 01, 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 और यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो ये क्या है, क्वांट का जो नंबर है उसका जो नंबर रेंज रहेगा वो 01 पे रहेगा। टीओ का जो नंबर रेंज रहेगा वो भी 01 पे रहेगा। टीआर का जो नंबर रेंज रहेगा उसको भी हम 01 पे डिफाइन कर रहे हैं। पोस्टिंग चेंज के लिए जो रहेगा उसके लिए भी हम 01 ले रहे हैं। ग्रुप के लिए जो रहेगा वहाँ पे भी हम 01 ले रहे हैं। स्टोरेज यूनिट का जो नंबर रेंज रहेगा उसको भी हम 01 ले रहे हैं। और यहाँ पे जो नंबर असाइनमेंट है वो 2 है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है ये इंटरनल नंबर रेंज है। और जो भी आपका प्रीवियस नंबर होगा वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसके लिए 2 ले रहे हैं, तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा नंबर रेंज सेव हो गया है। यहाँ पे हमको कोई भी नंबर रेंज नहीं देना है, इसके लिए हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर रेंज इंटरवल जो है यहाँ पे आपको सारे चीज़ों के लिए डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑर्डर, क्वांट और पोस्ट चेंज, यहाँ पे ग्रुप के लिए, स्टोरेज यूनिट के लिए, स्टोरेज यूनिट नंबर के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए आपको जो है नंबर रेंज डिफाइन करना है। तो सपोज़ हम टीआर के लिए जाते हैं, और यहाँ पे हम जो वेयरहाउस नंबर है, हम यहाँ पे सपोज अपना वेयरहाउस नंबर W01 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इंटरवल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर रेंज नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटरवल पे क्लिक करते हैं, और हमारा जो नंबर रेंज है 01 हम इसको लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे, आप कोई भी नंबर रेंज ले सकते हो। सपोज ट्रांसफर रिक्वायरमेंट के लिए हम यहाँ पे 1000 से ये वाला नंबर रेंज जो है हम इसको ले रहे हैं। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमको क्या करना है, बैक जाना है, और हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए भी करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं W01 इंटरवल, यहाँ पे ऐड करते हैं। सपोज हमको यहाँ पे सेम 01 नंबर रेंज आपको 01 में लेना है, इंटरवल आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे टीआर जो है, टीओ जो है उसको हम ले लेते हैं 1, 1 2 3 4, 4 डिजिट वाला ले लेते हैं, 5 डिजिट वाला। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 ले लेते हैं, और इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो सिमिलरली आपको बाकी जो सारे हैं, क्वांट के लिए, पोस्टिंग चेंज के लिए, ग्रुप के लिए और स्टोरेज यूनिट के लिए आपको नंबर रेंज खुद से बनाना है, आप वो बनाइए। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं नंबर रेंज के लिए। तो नंबर रेंज आप ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन और क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिफाइन स्टोरेज टाइप का। तो यहाँ पे स्टोरेज टाइप के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो वेयर हाउस है
वो वेयर हाउस नंबर हम दे देते हैं W01 और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने W01 को कॉपी किया था 0001 वेयर हाउस से, तो यहाँ पे 0001 में जितने भी सारे स्टोरेज टाइप थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो गया है, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको ये सारे स्टोरेज जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, ये प्रीवियसली जो भी डिफाइंड स्टोरेज टाइप थे वहाँ से सारा कुछ कॉपी होके आया है। अगर आपको सारे स्टोरेज टाइप चाहिए तो आप उसको ऐसे ही रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिलीट करके नया जो स्टोरेज टाइप है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज हमको ये हाई रैक स्टोरेज बना हुआ है 0001 के लिए, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट डिफिनेशन पे यहाँ पे आपका दो कंट्रोल है। पहला जो है वो स्टॉक प्लेसमेंट कंट्रोल है, दूसरा जो यहाँ पे टैब है या फिर दूसरा जो यहाँ पे सेक्शन है वो स्टॉक रिमूवल कंट्रोल है। तो बेसिकली हमारा जो स्टॉक प्लेसमेंट कंट्रोल है ये जब भी हम कोई भी जीआर करेंगे या फिर कोई भी मटेरियल रिसीव करेंगे, सपोज हम पुट अवे करेंगे यानी कि मटेरियल रिसीव करेंगे, उस टाइम में क्या क्या चीज़ हमको कंट्रोल में चाहिए वो सारा चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम स्टॉक मूव करेंगे आउट ऑफ आवर वेयर हाउस, क्या क्या चीज़ हमको कंट्रोल करना है वो सारा चीज़ हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, तो पहला जो है वो है पुट अवे स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे नॉर्मली ये क्या होता है, पुट अवे स्ट्रैटेजी ये होता है जब भी आपका टीओ आपका एक बनाते हो तो टीओ में कौन से जगह पे आपका जो मटेरियल है उसको प्लेस करना है। डेस्टिनेशन स्टोरेज बिन हो गया तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से देखते हैं, देख सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका जो डेस्टिनेशन है। सपोज आप यहाँ पे बी सिलेक्ट करते हैं तो बल्क स्टोरेज, सी सिलेक्ट करते हैं तो ओपन स्टोरेज, एफ सिलेक्ट करते हैं तो फिक्स बिन, आई सिलेक्ट करते हैं तो एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक, के सिलेक्ट करते हैं तो नियर पिकिंग बिन होता है, एल यानी कि नेक्स्ट एम्प्टी बिन। तो इसके हिसाब से आप अपना जो पुट अवे स्ट्रैटेजी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे एल ले रहे हैं नेक्स्ट एम्प्टी बिन, तो यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे एक नया मटेरियल जब हम प्लेस करेंगे वेयर हाउस पे, तो जो भी हमारा लास्ट जो हमारा बिन एंटर हुआ होगा उसके पास में जो भी एम्प्टी बिन रहेगा वहां पे हम अपना स्टॉक जो है उसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टॉक प्लेसमेंट रिक्वायर्स कंफर्मेशन। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर हम इसको सेट करते हैं तो आपको टीओ जो है उसको मैनुअली आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका जब भी आप टीओ सेव कर देंगे, जो ट्रांसफर ऑर्डर होता है उसको जब सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन उसका हो जाएगा। तो वो सारा जो प्रोसेस है जब हम टीओ बनाएंगे उस टाइम में देखेंगे कि उसको कैसे कंफर्मेशन करना है, मैनुअली करना है, ऑटोमेटिकली करना है, कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये इंडिकेटर सेट करते हो, अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको मैनुअली जो है टीओ को एक बार जाके कंफर्म करना पड़ेगा, मैनुअली आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो, जब भी आप टीओ को सेव करोगे तब वो डायरेक्टली जो है वो सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है डेस्टिनेशन बीन चेंज ड्यूरिंग कंफर्मेशन। तो ये नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप क्या करोगे कंफर्मेशन करोगे, सपोज आप मैनुअली जो है कंफर्म कर रहे हो टीओ को, राइट। तो उस टाइम में आपका क्या होगा, आपका जो बिन है वो आप वहां पे एडिट कर सकते हो कि नहीं है। मतलब जो बाय डिफॉल्ट आपका टीओ जब आप बना रहे हो वहां पे एक डेस्टिनेशन स्टोरेज बिन बन रहा है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो कंफर्मेशन के टाइम में, सपोज आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है स्टोरेज बिन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग कंफर्मेशन, तो अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हो तो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। इन दैट केस आपका जो स्टोरेज बिन है, जो आपका डेस्टिनेशन स्टोरेज बिन है वो आपका जो है ग्रे मोड पे आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो कंफर्मेशन के टाइम। अगर आप यहाँ से 1 सिलेक्ट करते हो तो आपको स्टोरेज बिन जो है वो आप कंफर्मेशन के टाइम पे चेंज कर सकते हो, वो आपका एडिट मोड पे आएगा। तो ये सारा जो इंडिकेटर्स है जब भी आप ले रहे हो तो उसके बाद जब भी आप टीओ बनाओ, टीओ कंफर्म करो, उस टाइम में आप इसको चेक करो कि ये वाला फंक्शन जो हमने लिया था वो सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है मिक्स स्टोरेज। तो मिक्स स्टोरेज यानी कि अगर एक बिन में एक से ज़्यादा क्वांट जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स स्टोरेज।
तो यहाँ पे आप मिक्स स्टोरेज अलाउ कर रहे हो कि नहीं अलाउ कर रहे हो, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हो, तो ड्रॉप डाउन में जैसे ब्लैंक है तो मिक्स स्टोरेज अलाउड नहीं है। ए मतलब सेवरल होमोजेनियस स्टोरेज यूनिट पर बिन अलाउड है। बी मतलब सेवरल बैचेस पर बिन एंड पैलेट ओनली। एसयू बल्क स्टोरेज अलाउड है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपका मिक्स स्टोरेज है वो अलाउड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है एडिशन टू स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक क्या होता है? सपोज आप क्या करते हो, कोई बिन में ऑलरेडी मटेरियल है और उसके साथ आप मटेरियल जो है दूसरा ऐड करना चाहते हो, तो ये कंडीशन अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में चेक करते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक मतलब एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक जनरली नॉट परमिटेड। मतलब आप कोई भी, अगर आपका सपोज कोई बिन का टोटल कैपेसिटी 100 है लेकिन उसमें 50 का स्टॉक है, तो आप वहाँ पे वो बिन में और एक्स्ट्रा आइटम नहीं डाल सकते हैं। बिन का अभी भी अगर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है, फिर भी आप वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हैं। और अगर दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक्स सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक परमिटेड होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एम सिलेक्ट करते हैं, एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक वाया एडिशनल आईडी इन मटेरियल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको WM मटेरियल मास्टर के WM1 व्यू में आपको जो है एडिशन स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी मटेरियल के लिए आप एडिशन टू स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही वाला मटेरियल जो है आपका स्टॉक टाइप पे यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिटेन ओवर डिलीवरीज का है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला इंडिकेटर सेट करते हैं तो हम फुल स्टॉक रिमूवल प्रोसेस के लिए यहाँ पे स्टॉक जो है रिटेन स्टॉक हम यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं इस स्टोरेज टाइप के लिए। इसका डिटेल्स क्या है, जब हम जाएंगे हमारा टीओ क्रिएशन के टाइम में, उस टाइम में हम देखेंगे इसका क्या मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है मेल कंट्रोल के लिए। तो मेल कंट्रोल नॉर्मली क्या होता है, सपोज आपका ऑटोमेटिक टीओ जनरेशन हो रहा है या फिर ऑटोमेटिक टीओ जनरेट हो रहा है, तो उस केस में सपोज आपका टीओ जनरेशन फेल हो जाता है, सपोज आपका टीओ जनरेट नहीं होता है, वहां पे कुछ फेलियर आता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, कुछ मेल सेंड करना है टू सम पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टीओ, जिनको पता चलना चाहिए कि ये टीओ जो है वो फेल हो गया है। तो उसके लिए हम मेल कंट्रोल यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो W01 के लिए मेल कंट्रोल जो है वो ए है। तो यहाँ पे अगर आपको मेल कंट्रोल डिफाइन करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं SPRO, फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं इंटरफेसेस, फिर आपको यहाँ से जाना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर आपको यहाँ से जाना है एक्टिवेट ऑटोमेटिक टीओ क्रिएशन। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेल मैसेज एंड मूवमेंट टाइप, यहाँ पे मेल मैसेजेस में असाइन रिसिपेंट है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे कि हम पोजीशन में जाते हैं और हमारा W01 में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो W01 के लिए डॉक्यूमेंट यूजर यहाँ पे एडेड है। तो डॉक्यूमेंट यूजर यानी कि जो भी आपका टीआर क्रिएट किया होगा वो आप यहाँ पे उसको मेल भेज सकते हो, राइट। और अगर आप कोई कोई पर्सन के लिए, सपोज किसी पर्सन के लिए आप यहाँ पे भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेल रिसिपेंट पे डाल सकते हो। लेकिन आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना रहेगा, ये दो ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सपोज आपको डॉक्यूमेंट यूजर चाहिए, तो जो जिसने भी आपको टीआर बनाया होगा तो उसको आप बना सकते हैं। मतलब सपोज किसी ने टीआर बनाया या इनबाउंड डिलीवरी या आउटबाउंड डिलीवरी जो भी बनाया है, अगर आप उसको भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूजर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन को भेजना है, सपोज मुझे मेल रिसिपेंट मुझे लेना है, तो मेरा जो यूजर आईडी है यहाँ पे, मैं सपोज ये वाला यूजर आईडी मेरा डाल दूंगा।
तो यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी आप डालोगे, जो भी एसएपी का यूज़र आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे, तो जब भी इस वेयरहाउस के लिए कोई भी ऑटोमेटिक क्रिएशन जो है वो फेल होता है, तो मुझे डायरेक्टली मेल आ जाएगा कि ये वाला टीओ जो है वो फेल हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको यहाँ पे मेल रिसिपेंट डालना है, कैसे आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे दो में से कोई एक ले सकते हो आप, या तो डॉक्यूमेंट यूज़र ले सकते हो या फिर मेल रिसिपेंट किसी यूज़र को ले सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डालना है तो आप ले सकते हो, सपोज कोई स्टोर मैनेजर हो गया या फिर कोई भी सुपर यूज़र हो गया, अगर आप उसको डालना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये बेसिक था, हम अगर मेल रिसिपेंट अगर सेट करना चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैपेसिटी चेक मेथड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी बिन का कैपेसिटी होता है वो यहाँ पे आपका चेक किया जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको सेट करते हो तो आपका जब भी बिन में प्लेसमेंट होगा, मटेरियल का जब भी प्लेसमेंट होगा, तो उस टाइम में कैपेसिटी चेक जो है वो किया जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी जो है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा बिन क्रिएशन के टाइम में, जो भी मैक्सिमम वेट रहेगा बिन लेवल पे, उसी लेवल के लिए ही वहाँ पे मटेरियल वहाँ पे अलाउड रहेगा वहाँ पे स्टोर करने के लिए। अगर क्वांटिटी जो है उससे ज़्यादा रहता है, यानी कि जो वहाँ से मटेरियल जो है उसका क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट जो एम्प्टी बिन रहेगा वो वहाँ पे सपोज करेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो कैपेसिटी रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी चेक मेथड है। तो सपोज हम यहाँ पे नंबर जो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक यानी कि नो कैपेसिटी चेक, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटी चेक नहीं होता है। नंबर वन मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वेट, अगर आप मैक्सिमम वेट के हिसाब से ले रहे हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेट रहेगा बिन के लिए उसके हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। और मैक्सिमम वेट से अगर ज़्यादा का मटेरियल है वो सपोज वो प्रपोज करेगा कि दूसरा बिन में उसको रखने के लिए। तो यहाँ पे अगर नंबर टू आप सिलेक्ट करते हो, चेक बेस्ड ऑन पैलेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू SUT1, तो ये बेसिकली क्या होता है, जो मटेरियल मास्टर का WM2 का व्यू है वहाँ पे जो भी पैलेटाइजेशन का मेथड रहेगा, जो भी मेंटेन किया रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे SUT का स्टोरेज यूनिट का जो है वो कैपेसिटी जो है वो चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं। अगर हम नंबर थ्री सिलेक्ट करते हैं, चेक बेस्ड ऑन मैक्सिमम क्वांटिटी पर बिन इन ए स्टोरेज टाइप, तो एक बिन में जितना मैक्सिमम क्वांटिटी, सपोज 1000 का या फिर 500 का या फिर कोई भी क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी कुछ मेंशन रहेगा तो हम उसके हिसाब से वहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो अगर हमारा मटेरियल जो है वो हमारा 500 से ज़्यादा है तो हम एक बिन में 500 डाल सकते हैं और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम दूसरे जो बिन में है उसको डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली कैपेसिटी चेक मेथड होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है SUT चेक एक्टिव। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, स्लो प्लेसमेंट प्रोसेस मटेरियल जो रहेगा उसको हम बिन में प्लेस कर सकते हैं पैकिंग SUT के साथ, यानी कि स्टोरेज यूनिट टाइप के साथ। तो अगर हम इस इंडिकेटर को सेट करते हैं तो हमको जो अलाउड SUT रहेगा इस स्टोरेज टाइप के लिए हमको वो मेंटेन करना पड़ेगा OMM1 टी कोड में। और जब भी आप TO क्रिएट कर रहे हो, अगर TO में अलाउड SUT नहीं आता है, जो भी हमारा इस स्टोरेज बिन में जो भी हमारा अलाउड है, अगर वो नहीं आता है ऑटोमेटिकली, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम प्रपोज करेगा इसको दूसरे स्टोरेज टाइप में डालने के लिए, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट SUT आता है तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्टोरेज सेक्शन चेक एक्टिव। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमको स्टोरेज सेक्शन जो है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टोरेज स्ट्रैटेजी जो है स्टोरेज टाइप में वहाँ पे हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी TO हम जनरेट करेंगे उस टाइम में पुट अवे प्रोसेस जो है सिस्टम प्रोसेस। तो अगर हम इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करते हैं तो हमको जो है स्टोरेज सेक्शन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टोरेज स्ट्रैटेजी, इस स्टोरेज टाइप के लिए जब भी आप TO क्रिएट करें तो पुट अवे प्रोसेस में सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है स्टोरेज सेक्शन प्रिपेयर करेगा या फिर प्रपोज करेगा। तो ये हमारा स्टोरेज सेक्शन एक्टिव का इंडिकेटर रहता है। नेक्स्ट जो है ब्लॉक ओपन स्टॉक प्लेसमेंट। तो यहाँ पे
नॉर्मली क्या होता है, सपोज एक ही वेयरहाउस के अंदर सपोज मल्टीपल टीओ प्रोसेस हो रहा है, सिंगल बिन के लिए अगर मल्टीपल टीओ जनरेट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम आपका जो पहले लॉगिन जो किया होगा उसी को आपको यहाँ पे टीओ सेव करने के लिए या फिर टीओ अलाउ करने के लिए, टीओ सेव करने के लिए अलाउ करेगा, और बाकी जो यूजर्स रहेंगे उनको अलाउ नहीं करेगा। तो ये बेसिकली रहता है ब्लॉक अपन स्टॉक प्लेसमेंट। तो जब भी आप स्टॉक प्लेस कर रहे हो, तो अगर मल्टीपल टीओ जनरेट हो रहे हैं, अगर सिंगल एक बिन के लिए अगर मल्टीपल एक स्टोरेज टाइप के अंदर अगर एक सिंगल स्टोरेज बिन के लिए अगर मल्टीपल टीओस प्रिपेयर हो रहे हैं, तो जो भी पहला लॉगिन हुआ होगा वो सिर्फ उसी को अलाउ करेगा, रेस्ट ऑफ द यूजर्स दे विल नॉट बी एबल टू सेव दैट टीओ और प्रोसेस दैट टीओ। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है यूजर एग्जिट एक्टिव। तो यूजर एग्जिट नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका जो एग्जिस्टिंग पुट अवे स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे हमने जो पुट अवे स्ट्रैटेजी लिया है, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग पुट अवे स्ट्रैटेजी है, अगर हमको इसको छोड़ के कोई कस्टम लॉजिक डेवलप करके, सपोज एबैपर के हेल्प से हमको एक कस्टम जो है एक पुट अवे स्ट्रैटेजी अगर हम बनाना चाहते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यूज़र एग्जिट के तो हम यूज़र एग्जिट यूज़ करके वो मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, जब हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम में हम देखेंगे यूज़र एग्जिट क्या है, उसको कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, कैसे उसको एवेपर के हेल्प के हिसाब से हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं आगे आने वाले क्लासेस में। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा स्टॉक रिमूवल कंट्रोल के लिए। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे पुट अवे स्ट्रैटेजी है, वैसे ही यहाँ पे स्टॉक रिमूवल स्ट्रैटेजी रहेगा। आप कैसे जब जीआई करोगे उस टाइम में कौन सा मटेरियल सबसे पहले बाहर जाएगा, उसके लिए आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। जैसे ब्लैंक मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, ए मतलब पार्शियल क्वांटिटी मैनेजमेंट है, एफ मतलब फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और यहाँ पे एल मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और यहाँ पे सेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट, एच मतलब सेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट के हिसाब से भी मटेरियल यहाँ पे बाहर जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपना स्टॉक रिमूवल के लिए। नेक्स्ट जो है सिमिलरली यहाँ पे इंडिकेटर है स्टॉक रिमूवल रिक्वायर कंफर्मेशन। अगर आप ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट करते हो तो आपको जो टीओ को है वो मैनुअली कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो, जब भी आप टीओ को कंफर्म करोगे तो ये सॉरी टीओ को जब सेव करोगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, सॉरी वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। अगर आप नेगेटिव स्टॉक अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपका सिस्टम अगर यहाँ पे मटेरियल नहीं भी हो तो आप यहाँ पे जीआई कर सकते हैं, सिस्टम यहाँ पे अलाउ करेगा आपको नेगेटिव स्टॉक ऐड करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है फुल स्टॉक रिमूवल रिक्वायरमेंट एक्टिव जो है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो सपोज क्या होता है, आपका एक बिन में सपोज 50 नंबर ऑफ मटेरियल है, लेकिन आपको जो जीआई के लिए आपको 10 मटेरियल चाहिए, तो उस केस में भी आप क्या करोगे यहाँ पे, तो अगर आपको फुल स्टॉक मटेरियल रिक्वायरमेंट एक्टिव अगर यहाँ पे रहेगा, तो आपका जो पूरा मटेरियल है, सपोज पूरा का पूरा जो 50 मटेरियल है, वो हमारा जो लॉजिकल डेस्टिनेशन है, जो हमारा लॉजिकल एरिया है यानी कि जीआई एरिया है, वहाँ पे आपका रिमूव करना पड़ेगा। वहाँ से फिर आपको जितना पिकिंग करना है वो पिक करना पड़ेगा। पिक करने के बाद रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो है आपको फिर से बैक टू स्टोरेज बिन में डालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली होता है फुल स्टॉक रिमूवल रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट जो है वो है इंडिकेटर रिटर्न स्टॉक टू सेम स्टोरेज बिन। तो सिमिलरली अगर ये वाला इंडिकेटर आपका एक्टिव है, आपको फुल मटेरियल रिमूव करना पड़ रहा है, तो जब आप बैक प्लेस करोगे, मतलब जब भी आपका पिकिंग हो गया, पिकिंग होने के बाद जो भी मटेरियल बचा, सपोज लास्ट एग्जांपल को ही हम लेते हैं, सपोज आपका 50 नंबर ऑफ आइटम है, लेकिन उसमें से 10 नंबर आइटम जो है आपको जीआई के लिए देना है, आपने पूरा 50 आइटम वहां से बाहर कर दिया। तो जब भी आप 10 का जो पिकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो 40 का आइटम है उसको वापस से प्लेस करना है स्टोरेज बिन के अंदर। तो वो आप जो स्टोरेज बिन से आपने उसको रिमूव किया था उसी स्टोरेज बिन में आप वापस से रख सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है रिटर्न स्टॉक टू सेम स्टोरेज बिन। तो नेक्स्ट जो है वो है रिटर्न स्टोरेज टाइप। अगर यहाँ पे आपने ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट नहीं किया है और अगर आप वो जो स्टॉक है उसको आप एक दूसरे स्टोरेज बिन में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो दूसरा स्टोरेज टाइप है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सपोज आप यहाँ पे
हाई रैक स्टोरेज से निकाल के सपोज आप यहाँ पे ओपन एरिया पे या फिर आप इसको कहीं दूसरे जगह पे सपोज सेल्फ में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम दूसरे स्टोरेज टाइप पे जो हमारा बाकी बचा हुआ क्वांटिटी है हम उसको वहां पे डालेंगे। तो नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है एग्जीक्यूट जीरो स्टॉक चेक। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं सपोज आपका जब जीआई प्रोसेस में जब भी आप मटेरियल रिमूव करते हो बिन से, अगर फुल मटेरियल आपने बिन से रिमूव कर दिया है, बिन का जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो गया है, तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक फिजिकल इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा और कैरी आउट करेगा ताकि वो फिजिकल इन्वेंट्री में चेक कर सके एक्चुअली में जो मटेरियल है वो क्वांटिटी ज़ीरो हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करेगा। तो ये एग्जीक्यूट स्टॉक चेक होता है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे ब्लॉक ओपन स्टॉक रिमूवल। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लॉक है वो यहाँ पे स्टोरेज बिन लेवल में है या फिर क्वांट लेवल पे है। तो सेम जैसे कि हमारा यहाँ पे स्टॉक प्लेसमेंट के टाइम पे हम यहाँ पे असाइन कर रहे थे ब्लॉक स्टॉक प्लेसमेंट के लिए, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे स्टॉक रिमूवल के लिए भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। जब एक सिंगल सपोज सिंगल बिन के अगेंस्ट में ज़्यादा टीओ बन रहा है स्टॉक रिमूवल के लिए तो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप या तो क्वांट लेवल पे या तो बिन लेवल पे आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे यूज़र एग्जिट जो है अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये जो स्टॉक रिमूवल स्ट्रैटेजी है उसके अलावा अगर आप कोई भी कस्टम स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं एबेपर के हेल्प से तो यहाँ पे आपको यूज़र एग्जिट जो है एक्टिव करना पड़ेगा ताकि आप वो कस्टमाइज्ड जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट जो है राउंड ऑफ क्वांटिटी है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपका जो मटेरियल है वो अगर डेसिमल पे सपोज रिमूव होता है, सपोज आपका कोई क्वांटिटी है 1.000 और वहाँ पे सपोज जो रिमूवल क्वांटिटी होता है सपोज 988 अगर ऐसा करके रिमूव होता है तो वहाँ पे सिस्टम जो है उसको राउंड फिगर करने के लिए ट्राई करेगा। तो उसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ क्वांटिटी। तो जब भी आप स्टॉक रिमूव करोगे तो आपका जो वहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। सपोज 1.02 है तो उसको नियर जो भी आपका नंबर रहेगा, राउंड वैल्यू जो भी रहेगा नियरेस्ट वैल्यू रहेगा वो वहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली था हमारा जो स्टोरेज टाइप का जो हमारा कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं वो बेसिकली ये था। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नया स्टोरेज टाइप आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो भी हमारा 9 से शुरू होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 901 902 904 910 911 और यहाँ पे आपका 912 एंड आपका 913 914 915। तो ये जितने भी सारे 9 से शुरू हो रहा है आपका स्टोरेज टाइप ये सारे आपके लॉजिकल स्टोरेज टाइप हैं। मतलब यहाँ पे हम जैसे जीआई एरिया हो गया, जीआर एरिया हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जीआर एरिया फॉर प्रोडक्शन, जीआर एरिया फॉर एक्सटर्नल रिसिपमेंट्स, रिटर्न्स के लिए 904 हो गया, 910 जो है जीआई के लिए जनरल एरिया हो गया और जीआई के लिए कॉस्ट सेंटर के लिए 911 हो गया, 912 जो है वो कस्टमर ऑर्डर के लिए हो गया, 913 जो है जीआई एरिया फिक्स एसेट के लिए हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एरिया है। तो ये बेसिकली ये लॉजिकल एरिया है जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एक जो हमारा फिजिकल एरिया होगा तो जब भी आपका सपोज स्टॉक प्लेसमेंट के टाइम पे आपका सबसे पहले जो मटेरियल है वो लॉजिकल एरिया में जाएगा, लॉजिकल एरिया से फिजिकल एरिया में जाएगा। सिमिलरली जब आपका स्टॉक रिमूव होगा उस टाइम में सबसे पहले फिजिकल एरिया से मटेरियल जो है जाएगा लॉजिकल एरिया में, लॉजिकल एरिया से फिर से वो स्टॉक जो है वो रिमूव के लिए जाएगा। तो ये बेसिकली था हमारा स्टोरेज टाइप के ऊपर जो भी आपका जानना चाहिए, स्टोरेज टाइप के ऊपर जो भी डिटेल्स आपको जानना चाहिए ये सारा वो इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वो आपका हेल्प कर देंगे। अगर आप
उनसे अगर हेल्प नहीं हो पाता है तो मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो आपका कोई भी क्वेरीज है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट है, अगर आप यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आया तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।